दोस्तों आज के इस वीडियो में हम ऐसे डेटाबेसेस के बारे में बात करेंगे जो कि एनसीबीआई द्वारा प्रोवाइड किया गया है। तो ऐसे देखा जाए तो एनसीबीआई के द्वारा बहुत सारे डेटाबेसेस प्रोवाइड किए गए हैं, लेकिन आपके अगर सिलेबस के अकॉर्डिंग देखें तो हमें यहाँ पर 3 टाइप के डेटाबेसेस के बारे में पढ़ना है जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और आपके एग्ज़ाम में इनसे क्वेश्चन बनते हैं। तो सबसे पहला अगर देखा जाए और मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेटाबेस है न्यूक्लियोटाइड डेटाबेस। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि न्यूक्लियोटाइड से रिलेटेड जितने भी डिटेल हैं, यानी कि जितने भी डेटा दिए गए हैं, वो आपको न्यूक्लियोटाइड डेटाबेस में देखने को मिलेंगे। तो ऐसे इंफॉर्मेशन जो कि डीएनए पर हों या फिर आरएनए पर हों, उनके क्वालिटी क्या है, उनके सीक्वेंसेस क्या है, तो ये सभी अगर आप डिटेल देखना चाहते हैं, ठीक है, तो ये सभी इंफॉर्मेशन आपको न्यूक्लियोटाइड डेटाबेस में ही देखने को मिलेगा। तो जितने भी डेटा होते हैं उनको एक यूनिक एंट्री नंबर दिया जाता है जिसे हम एक्सेशन नंबर कहते हैं। तो इस यूनिक एक्सेशन नंबर को हम किसी भी प्राइमरी न्यूक्लियोटाइड डेटाबेस में यूज़ करके उसके बारे में डिटेल को निकाल सकते हैं। तो ये डिटेल कैसे निकलता है मैं आपको वीडियो में लास्ट में बताऊंगा। फ़िलहाल अभी हम एनसीबीआई द्वारा दिए गए जितने भी डेटाबेस है उनके बारे में डिटेल से जानेंगे। तो इस तरह से देखा जाए तो न्यूक्लियोटाइड डेटाबेस में सिर्फ न्यूक्लियोटाइड से रिलेटेड ही डेटा होंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो अगला डेटाबेस है लिटरेचर डेटाबेस। तो इस डेटाबेस में लिटरेचर से रिलेटेड यानी कि जो पढ़ने वाली चीज़ें हैं, तो पढ़ने से रिलेटेड जितने भी डेटा होंगे वो आपको लिटरेचर डेटाबेस में देखने को मिलेंगे। इसके बाद जो थर्ड डेटाबेस है वो है प्रोटीन डेटाबेस। बड़ा इंपॉर्टेंट है और आपके सिलेबस में ये डेटाबेस मेंशन है। तो प्रोटीन से रिलेटेड इसके जो सीक्वेंस है या फिर प्रोटीन से रिलेटेड जो इसके स्ट्रक्चर है, तो जितने भी टॉपिक प्रोटीन में आते हैं, ठीक है, वो सभी प्रोटीन डेटाबेस में देखने को मिलते हैं। इसके बाद अगला है जीन एक्सप्रेशन डेटाबेस। तो इसमें जो इन्फॉर्मेशन होती है वो अलग अलग जीन की होती है। तो ऐसे जीन जो कि फंक्शनल जीन प्रोडक्ट को सिंथेसाइज कर सके, यानी कि एक तरह से कह सकते हैं जीन के द्वारा प्रोटीन का सिंथेसिस हो सके, तो ऐसे जो डेटा दिए रहेंगे उसे हम जीन एक्सप्रेशन डेटाबेस में स्टडी करेंगे। इसके बाद अगला जो डेटाबेस है वो है स्ट्रक्चरल डेटाबेस। तो इसमें जो हम पढ़ते हैं, ठीक है ना, नाम से ये क्लियर है कि यह इस स्ट्रक्चरल डेटा को बताता है, ठीक है। तो जो माइक्रो मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर है या फिर जो मैक्रो मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर है, तो इन सभी स्ट्रक्चर को हम स्ट्रक्चरल डेटाबेस के अंतर्गत स्टडी करते हैं। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं न्यूक्लियोटाइड डेटा बेसेस की। तो आपको बता दें कि न्यूक्लियोटाइड डेटाबेस को हम प्राइमरी सीक्वेंस डेटाबेस भी कह सकते हैं। जैसा कि प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि प्राइमरी सीक्वेंस डेटाबेस क्या होंगे, जो कि हमें सीधे एक्सपेरिमेंट के थ्रू प्राप्त होते हैं। तो इसमें हम कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते। यदि हम प्राइमरी सीक्वेंस डेटाबेसेस में कोई चेंजेस करते हैं, मॉडिफिकेशन करते हैं, तो वो कहलाता है सेकेंडरी सीक्वेंस डेटाबेस। इसको आप इस तरह से भी समझ सकते हैं कि जैसे आपने कैमरे से कोई इमेज लिया, ठीक है, अब वो जो इमेज है वो डायरेक्ट आपने जो लिया हुआ है, आपने उसको डायरेक्ट यूज़ कर लिया उस इमेज को, तो वो प्राइमरी कहलाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आपने उस इमेज को क्या किया, एडिट किया फ़िल्टर के थ्रू, ठीक, तो वो जो नया इमेज मिलेगा वो कहलाएगा सेकेंडरी। न्यूक्लियोटाइड बेसेस प्रेजेंट इन एनसीबीआई आर जनरली। तो एनसीबीआई में पाए जाने वाले कुछ न्यूक्लियोटाइड डेटाबेसेस है, वो कौन कौन से हैं, कुछ नाम हम जानेंगे और उनको भी आगे हम डिटेल से डिस्कस करेंगे क्योंकि एग्ज़ाम में इन सभी टॉपिक से क्वेश्चन बनते हैं। तो जो सबसे पहला न्यूक्लियोटाइड डेटाबेस है जो कि एनसीबीआई द्वारा दिया गया है वो है जेन बैंक। तो एनसीबीआई ने 1992 में जेन बैंक का ठेका लिया था और तब से ये जो जेन बैंक है बहुत ही पॉपुलर है। ये वर्ल्ड वाइड फ्री ऑफ कास्ट अवेलेबल है और इसको यूज़ करने के लिए बस आपको एक कंप्यूटर और इंटरनेट चाहिए होगा। तो कई सारे रिसर्चर, कई सारे साइंटिस्ट यहाँ से डेटा लेते हैं, उसको यूज़ करते हैं। इसके बाद है एंट्रेज जीनोम्स। तो एंट्रेज जीनोम क्या है? यह एक तरह का कम्प्लीटली सीक्वेंस वाला जीनोम है अलग अलग ऑर्गेनिज्म के। जैसे कि अगर हम बात करें ह्यूमन की, तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट है जिसमें कि पूरे ह्यूमन जीनोम को सीक्वेंस किया गया था। तो अलग अलग स्पीसीज़ के जो जीनोम है, जिनके जो डेटा है, उनको किस में रखा गया है? रखा गया है एंट्रेज जीनोम में। इसके बाद अगला है एंट्रेज जीन। तो यदि किसी जीन को आप डायरेक्ट एनालाइज नहीं कर पा रहे हो तो आप एंट्रेज जीन के थ्रू जाकर उसके डेटा बेस को एनालाइज कर सकते हो, उसके बारे में इंफॉर्मेशन
ले सकते हो। तो इसमें जो हम इंफॉर्मेशन लेते हैं किसके बारे में लेते हैं, जीन के बारे में लेते हैं। इसके बाद है यूनिजीन। तो न्यूक्लियोटाइड डेटाबेस किसके बारे में है, न्यूक्लियोटाइड्स के बारे में है। उसी तरह यूनिजीन किसके बारे में है, यह डेटाबेस है ट्रांसक्रिप्टोम के बारे में। तो बात करते हैं हम जेन बैंक की। तो जेन बैंक क्या है, यह एनसीबीआई का प्राइमरी सीक्वेंस डेटाबेस है। तो जैसा कि मैंने पीछे बताया था कि जो सीक्वेंस होते हैं यानी कि जो हमें सीक्वेंस मिलते हैं वो 2D होते हैं, यानी कि 2 डायमेंशनल होते हैं। तो आपको बता दें कि जो मैक्सिमम 2D डेटा होते हैं वो प्राइमरी सीक्वेंस डेटाबेस होते हैं। तो इसमें जो सीक्वेंस होता है वही ATGC होता है, क्योंकि डीएनए हो तो डीएनए में एडेनिन, थाइमिन, गुआनिन, साइटोसिन होते हैं। तो यही चारों ही क्या कहते हैं, सीक्वेंस बनाते हैं। तो ये जो सीक्वेंस के डेटा होते हैं ये किससे आते हैं, एक्सपेरिमेंट से आते हैं। और मैंने आपको बताया हुआ है कि हमेशा प्राइमरी सीक्वेंस डेटा जो बेस होते हैं वो सीधे हमें एक्सपेरिमेंट के थ्रू मिलते हैं। और आपको बता दें कि 1992 में एनसीबीआई को जेन बैंक को मेंटेन करने का मतलब एक तरह से अथॉरिटी मिल गया था। तो 1992 के बाद जो जेन बैंक है वह एनसीबीआई से लिंक्ड हो गया। इसके अलावा ये कम्प्रिहेंसिव पब्लिक डेटाबेस है न्यूक्लियोटाइड्स के लिए। तो कम्प्रिहेंसिव का मतलब है कि इसमें बहुत सारे डेटा इंक्लूड है न्यूक्लियोटाइड से रिलेटेड, और ये एक पब्लिक डेटाबेस है, मतलब कि ये सभी के लिए अवेलेबल है, यानी कि हर एक आदमी इस डेटा को एक्सेस कर सकता है। इसके अलावा जो जेन बैंक है यह सपोर्ट करता है बिब्लियोग्राफिक और बायोलॉजिकल एनोटेशन के लिए। तो कहने का मतलब है कि जब आपने कोई सीक्वेंस खोला तो सीक्वेंस पे अलग अलग इंफॉर्मेशन और एनोटेशन दिए होते हैं, यानी कि उस सीक्वेंस से रिलेटेड थोड़े थोड़े इंफॉर्मेशन दिए रहते हैं। जैसे कि अगर ये सीक्वेंस है, अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो इससे रिलेटेड जो भी जानकारी है वो दी रहेगी। अगर इस वाले सीक्वेंस पे क्लिक करोगे तो दूसरा जो जानकारी है वो एक्सप्लोर होगा। तो इस तरह से कोई भी सीक्वेंस है, जीन है, तो उसके बारे में बायोलॉजिकल एनोटेशन या फिर बिब्लियोग्राफी कह सकते हैं कि मतलब रिसर्च पेपर है या उनसे जुड़े हुए जो रिसर्च डॉक्यूमेंट है वो सभी भी मौजूद रहते हैं। तो बिब्लियोग्राफी क्या होता है इसके बारे में आपको पढ़ना भी है, आपके सिलेबस में है। तो इस पर मतलब इस टॉपिक पर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, तो वहाँ पर हम इसके बारे में डिटेल से बात करेंगे। इट इज़ अवेलेबल वर्ल्ड वाइड फ्री ऑफ कास्ट ओवर द इंटरनेट वाया FTP। तो FTP का मतलब है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। तो इसके थ्रू जो भी डेटा होते हैं, ठीक है, जो भी जानकारी है वह फ्री ऑफ कास्ट अवेलेबल होते हैं। और ये पूरे वर्ल्ड में यानी कि पूरे संसार में आप कहीं से भी बैठे हुए इंटरनेट के थ्रू आप डेटा ले सकते हैं। इट इज़ बिल्ड फ्रॉम द सबमिशन ऑफ सीक्वेंस डेटा फ्रॉम ऑथर्स, EST, GSS एंड अदर हाई थ्रूपुट डेटा फ्रॉम सीक्वेंसिंग सेंटर्स। तो जो डेटा अलग अलग ऑथर ने सबमिट किया है जेन बैंक में, तो ये जो डेटा होता है वो एक्सपेंस सीक्वेंस टैग डेटा हो सकता है या फिर जीनोम सीक्वेंस सर्वे से डेटा हो सकता है, और भी कई सारे हाई थ्रूपुट आउट डेटा हो सकते हैं। तो इस तरह से जितने भी डेटा थे वह डेटाबेस में स्टोर किए गए, और जितने भी डेटाबेस में स्टोर किए गए डेटा हैं वो आपको कहाँ देखने को मिलेंगे, जेन बैंक में। तो यहाँ पर है जेन बैंक। तो ये किसका पार्ट है, ये पार्ट है एनसीबीआई का, इसको आप भूलिएगा नहीं। इसके बाद है EMBL। EMBL का फुल फॉर्म मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया हुआ है, और आप इसका फुल फॉर्म मुझे कमेंट करके बताएंगे। तो ये भी जेन बैंक की भांति एक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस डेटाबेस है। तीसरा है DDBJ। ये भी जीन बैंक की भांति और EMBL की भांति एक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस डेटाबेस है। तो होता क्या है कि जो जेन बैंक है वो अपना डेटा जो है वह DDBJ से शेयर कर लेता है। DDBJ भी कहता है कि तुम भी मेरी इंफॉर्मेशन को शेयर कर सकते हो। तो दोनों ही मिलकर काम करते हैं। इसी तरह से EMBL भी क्या कहता है कि हम दोनों भी एक दूसरे से डेटा को शेयर कर लेते हैं। तो जैसा कि जेन बैंक के पास यदि कोई इन्फॉर्मेशन ना हो और वो EMBL के पास हो, या फिर ऐसा हो सकता है जो EMBL के पास इन्फॉर्मेशन हो वो जेन बैंक के पास ना हो, तो इस तरह से जो डेटा उनके पास नहीं होता वो एक दूसरे से शेयर करते हैं। इसी तरह से DDBJ और EMBL भी एक दूसरे से इंटर लिंक है। तो इस तरह से देखा जाए तो ये तीनों ही इंटरनेशनल न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस डेटा यानी कि INSD के पार्ट हैं। तो INSD बेसिकली है क्या, मैं आपको ये भी बता दूं। तो INSD यानी कि इंटरनेशनल न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस डेटाबेस, जो कि बना है कॉम्बिनेशन ऑफ जेन बैंक, DDBJ एंड
EMBL। तो इन तीनों को कंबाइन किया जाए तो बनता है INSD। तो यहाँ पर बात करते हैं ENA यानी कि यूरोपियन न्यूक्लियोटाइड आर्काइव, जो कि EMBL EBI का एक हिस्सा है। और आपको बता दें कि EMBL का पूरा नाम है यूरोपियन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी लेबोरेटरी। तो यहाँ पर आप ENA का होम पेज देख सकते हैं। तो यहाँ पर एक्सेशन नंबर या फिर जीन का टाइप डालकर उसके बारे में डेटा प्राप्त किया जा सकता है। इसके बाद है DDBJ, जिसे हम DNA डेटा बैंक ऑफ जापान कहते हैं। तो DDBJ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ जेनेटिक्स, जो कि मिशिमा जापान में स्थित है। तो DDBJ भी INSDC का मेंबर है और यहाँ पर भी हमें फ्री में न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस के बारे में डेटा मिलता है। तो आप देखेंगे तो DDBJ का जो होम पेज है कुछ आपको इस तरह से दिखाई देगा। हम एक्सेशन नंबर या फिर जीन का जो टाइप है उसका नाम टेक्स्ट बॉक्स में टाइप करते हैं। तो इस तरह से जो भी एक्सेशन नंबर है या फिर जीन का टाइप है उसके बारे में हमें डेटा मिल जाता है। तो वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपको एक एक्सेशन नंबर दिया था और मैंने बताया था कि इस एक्सेशन नंबर के द्वारा हम जानकारी प्राप्त करेंगे कि ये किस तरह का सीक्वेंस है और ये किस तरह के सीक्वेंस कोड के बारे में हमें बताता है। तो सबसे पहले आप चाहे तो ENA या फिर जेन बैंक या फिर DDBJ के टेक्स्ट बॉक्स में जाएंगे, वहाँ पर सर्च में जाकर इस एक्सेशन नंबर को टाइप करेंगे और वहाँ पर सर्च करेंगे। तो जब आप सर्च करेंगे तो आपको यहाँ पर दो रिज़ल्ट मिलते हैं। तो पहला जो रिज़ल्ट है वो हमारे एक्सेशन नंबर का सही रिज़ल्ट होता है और जो दूसरा रिज़ल्ट होता है वो हमारे क्वेरी से काफ़ी मिलता है। तो जब आप फर्स्ट रिज़ल्ट पर क्लिक करेंगे तो उससे रिलेटेड जितने भी इंफॉर्मेशन है, जितने भी फीचर्स हैं, वो आपको स्क्रीन पर दिखाई देंगे, जिसमें कि काफ़ी डिटेल इस न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस के बारे में दिए रहेंगे। जैसे कि यहाँ पर जो सोर्स ऑर्गेनिज्म है वो होमो सैपियंस है और उसका मॉलिक्यूलर जो टाइप है वो है mRNA और इसका जो बेस पेयर साइज़ है यानी कि जो लेंथ है वो है 5484। इसके अलावा यहाँ पर सोर्स पब्लिकेशन और कब पब्लिश हुआ है इसके बारे में भी जानकारी दिया गया है। हम अपने प्रयोग के लिए ये जानकारी यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा वीडियो न्यूक्लियोटाइड डेटा बेस पर। आई होप आपको सभी पॉइंट अच्छे से समझ में आ गए होंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इसका बेनिफिट पा सकें। और कोई भी डाउट हो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और यदि अभी आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में जो बेल आइकन है उसे प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि जब भी मैं इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।